हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर और उसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं और क्या इनका एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपसे सेक्शन पूछा जाएगा, सेक्शन ए, जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है EOQ का क्या अर्थ है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फैक्ट्री ओवरहेड के 5 उदाहरण दीजिए। फिर उसके बाद बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के लिए किन्हीं 4 खर्चों के नाम लिखिए जिन्हें लागत पत्रक में नहीं लिखा जाता है, जिन्हें कॉस्ट शीट में नहीं लिखा जाता है, ऐसे 4 खर्चों को लिखिए। फिर आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द कॉस्टिंग मेथड ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज़। नीचे कुछ इंडस्ट्रीज़ दिए गए हैं और इनमें किस प्रकार का लागत निर्धारण पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। और फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में कोई 2 अंतर पूछे गए हैं। चलिए अब इसके बाद आपसे बेटा सेक्शन बी है। इस बी सेक्शन में 3 प्रश्न दिए जाते हैं और इसमें से आपसे कोई 2 प्रश्न करने के लिए कहे जाते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा गया है बिन कार्ड क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कॉस्टिंग के, तो अच्छे से तैयार करेंगे। बिन कार्ड क्या है और बिन कार्ड और स्टोर लेजर के बीच डिफरेंस पूछा है। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है लागत अंकेक्षण और वित्तीय अंकेक्षण के बीच क्या अंतर है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये आपको सोल्व करने के लिए बताया। फिर इसके बाद सी सेक्शन है जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 में से 3 प्रश्न करने के लिए कहे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, लागत लेखांकन क्या है और इसके लागत लेखांकन करने के उद्देश्य और इसके लाभों को संक्षेप में समझाने के लिए कहा गया है। एक EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से संबंधित क्वेश्चन है। तीसरा आपका रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न दिया गया है। आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। फिर इसके बाद एक लेवल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो ये था आपका प्रश्न पत्र। अब जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, एक एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। EOQ का अर्थ पूछा गया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा मितव्ययी आदेश मात्रा। क्या कह रहा है कि मितव्ययी आदेश मात्रा आदेश की वो मात्रा ढूंढना होता है जहां पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट न्यूनतम हो, मिनिमम हो। और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वो किया जाएगा EOQ इक्वल टू क्या होता है √2AO/C, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट किया है इसमें फॉर्मूले के जो हमने टर्म यूज की है उनका पूरा मतलब क्या है। ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो बेटा छोटा सा क्वेश्चन है, हमारे को ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है उसी के अनुसार आपको आंसर देना चाहिए, शब्दों का चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रश्न तो है 1 नंबर का और आप अननेसेसरी उसे 2-3 पेज में लिख रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहे हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन है 5 नंबर 10 नंबर का और उसमें आप 2-4 लाइन में ही अपना आंसर समाप्त कर दे रहे हैं। तो शब्दों का भी बहुत ध्यान रखना है। छोटा क्वेश्चन था, सफिशेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया फैक्ट्री ओवरहेड, और आपसे फैक्ट्री ओवरहेड के कुछ उदाहरण पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड को फैक्ट्री एक्सपेंस भी बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं, वर्क एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ये खर्चे वो खर्चे होते हैं जबकि जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन के समय पर किए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं कौन कौन से, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इनडायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट, इलेक्ट्रिक पावर और फ्यूल। यहाँ पे ध्यान रखेंगे रेंट किसका है, ये है फैक्ट्री प्रेमिसिस का है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्सपेंसेस जो कि कॉस्ट शीट के अंदर शामिल नहीं किए जाते उनका वर्णन करना था। आपसे 4 एग्जाम्पल पूछे थे, कौन कौन से हैं। तो क्या है
कि दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिकॉर्डेड, ये वो खर्चे हैं जो कि कोस्ट शीट तैयार करते समय कोस्ट शीट में शामिल नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि ये जो खर्चे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में शामिल किए जाते हैं, इनका प्रोडक्शन से सीधा संबंध नहीं होता है। ये कौन कौन से खर्चे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, पेनल्टीज, डोनेशन, डिविडेंड पेड, यह इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बेटा, कुछ इंडस्ट्री दी गई थी और उन इंडस्ट्री में कौन कौन से अकाउंटिंग मेथड यूज किए जाते हैं, तो उनका भी जान लेंगे। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बेटा ध्यान रखेंगे, केमिकल इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग को शामिल किया जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो की जाती है। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है। ऑयल रिफाइनरी कंपनीज के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो किया जाता है और एयरलाइन कंपनी के अंदर ऑपरेशन या सर्विस कॉस्टिंग को अप्लाई किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था, दो डिफरेंस बताने थे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत, स्थिर लागत क्या होती है? स्थिर लागत बेटा ध्यान रखेंगे प्रोडक्शन के साथ साथ घटती बढ़ती नहीं है, यानी कि अगर हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट कम आएगी और प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ऐसा नहीं होता। स्थिर लागत हमेशा स्थिर रहती है, चाहे आप उसमें प्रोडक्शन कम करें, ज़्यादा करें या ना करें। जैसे कि फैक्ट्री प्रेमिसेस का किराया, आप वहाँ पर प्रोडक्शन करें या ना करें, किराया जाना ही जाना है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस आपने फैक्ट्री बिल्डिंग का कराया, चाहे वहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, वो होगा ही होगा। अब ध्यान रखेंगे वेरिएबल कोस्ट, इसका अपोजिट होता है। वेरिएबल कोस्ट क्या होता है? परिवर्तनशील लागत बेटा उत्पादन के साथ घटती बढ़ती है। उत्पादन कम करेंगे तो परिवर्तनशील लागतें कम आएंगी, उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो परिवर्तनशील लागतें ज़्यादा आएंगी। क्या कह रहा है? कोस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, that is remains constant during the production is called fixed cost। एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही वेरिएबल कोस्ट का मीनिंग लिख दिया, द कोस्ट विच कीप्स चेंजिंग विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल कोस्ट। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है द फिक्स्ड कोस्ट जो है यह सेम रहती है प्रोडक्शन टाइम के समय में, और जो वेरिएबल कोस्ट है ये क्या होती है? यह डिपेंड होती है प्रोडक्शन क्वांटिटी के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट आपसे सेक्शन बी था, जहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा गया था फाइनेंशियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट के बीच में। तो बेटा फाइनेंशियल ऑडिट क्या कह रहा है कि इट इज़ द चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ऑडिट में किसको चेक किया जाता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है कि हमने फाइनेंशियल अकाउंट कैसे बनाए हैं। और कॉस्ट ऑडिट के अंदर क्या किया जाता है? कॉस्ट रिकॉर्ड को चेक किया जाता है कॉस्ट अकाउंट चेक करते समय। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? फाइनेंशियल ऑडिट किस लिए किया जाता है? शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए। और कॉस्ट ऑडिट किस लिए होता है? मैनेजमेंट का इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनल मैटर है। लागत कम होगी तो बेनिफिट ज़्यादा होंगे, लागतें ज़्यादा होंगी तो बेनिफिट कम होंगे। तो इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट भी देखता है और कंपनी के अंदर इन्वेस्टर भी ध्यान रखते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, वो कंपनी में पैसा कब लगाते हैं? कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देख करके। इसलिए ये जो बेसिकली फाइनेंशियल ऑडिट करवाया जाता है वो किसके लिए? शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो कॉस्ट ऑडिट है वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फाइनेंशियल ऑडिट है इसकी जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है शेयर होल्डर्स को की जाती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को। और कॉस्ट ऑडिट की जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है वो CLB यानी कि कंपनी लॉ बोर्ड को सबमिट की जाती है। और इनके स्कोप दिए गए हैं, किसका कम है, इनका ज़्यादा है। और क्या कह रहा है?
फाइनेंशियल ऑडिट के केस में द पर्सन हु डन द ऑडिट इज कॉल्ड ऑडिटर। फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर जो ऑडिट करता है उसको क्या कहा जाता है? ऑडिटर कहा जाता है। और यह ऑडिटर कौन से होते हैं? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। जबकि जो कोस्ट ऑडिट करते हैं उसके ऑडिटर को क्या कहा जाता है? उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है? उन्होंने कोस्ट ऑडिट एग्जाम क्लियर किया हुआ हो, कोस्ट ऑडिटर कहलाता है। क्या? कोस्ट अकाउंटेंट कहलाए जाते हैं। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक छोटा सा कोस्ट शीट से संबंधित क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम। क्वेश्चन था आपका बेटा, निम्नलिखित विवरणों से फैक्ट्री लागत गणना करें। फैक्ट्री लागत की गणना करें। यदि प्रत्यक्ष सामग्री, क्या कह रहा है इसके अंदर? प्रत्यक्ष सामग्री लागत 3 लाख रुपए की है और 30 सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए मैसर्स हर्ष प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं 1,80,000 रुपये के। और डायरेक्ट वेजिस के बारे में आपको क्या क्वेश्चन में कह रहा था? बीइंग 175% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड कितने दिए गए थे? 2,57,250 रुपये के। क्या कह रहा है? डायरेक्ट वेजेस बीइंग 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? 2,57,250 रुपये का। और फैक्ट्री ओवरहेड कितना कह रहा है? ये जो डायरेक्ट वेजेस है इसका 175%, इसका 175% निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 1,47,000 रुपये। फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाएगी 8,84,000। नेक्स्ट सी सेक्शन था जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। आप स्क्रीन को रोक करके अपना क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन जरूर नोट कर लेंगे। वहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित सूचना से मितव्ययी आदेश मात्रा और इन्वेंट्री, कुल इन्वेंट्री लागत की गणना कीजिए। यदि वार्षिक उत्पादन 2500 इकाइयाँ हैं, बेटा एनुअल प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? 2500 इकाइयाँ। और इकाई मूल्य जो परचेज प्राइस है वो कितना दिया गया है? 20 रुपये। ऑर्डर करने की लागत दी गई है 16 रुपये प्रति ऑर्डर। और इसके बाद होल्डिंग कॉस्ट के बारे में कह रहा है कि भंडारण दर 2% प्रति वर्ष, ब्याज दर 12% प्रति वर्ष, अप्रचलन दर आपको ऑब्सोलेंस रेट जो दिया हुआ है वो कितना है? 6% प्रति वर्ष। और उत्पादन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, उत्पादन की एक इकाई के लिए 2 इकाई कच्चे माल की आवश्यकता होती है। बेटा यहाँ पे ये ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको, EOQ की गणना करने के लिए हमारे को फॉर्मूला यूज करते हैं हमने √2AO/C, जहाँ पर A का क्या मतलब है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे को निकालना होता है रॉ मटेरियल की आवश्यकता कितनी है, वर्ष भर में कितने कच्चे माल की सामग्री की आवश्यकता है। अब जबकि क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्शन कितना हुआ है साल भर के अंदर? 2500 यूनिट, यानी कि ये फिनिश्ड गुड्स है। इसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना होता है। तो क्वेश्चन में ही आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक उत्पादन की इकाई के लिए 2 कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो जो हमने प्रोडक्शन किया है 2500 यूनिट, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 यूनिट से, तो हमारे को निकल के आ जाएगा कि जो 2500 यूनिट बनाई है उसके लिए हमारे को कच्चे माल की आवश्यकता कितनी है? 5000। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 5000 आएगी। चलिए, अब इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है इसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे बनना था। यहाँ पर क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया। फॉर्मूला था
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का √2a/c, ओ की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली 5000, ओ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सी कैरिंग कोस्ट। कैरिंग कोस्ट कैसे निकालेंगे ये आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। होल्डिंग कोस्ट बोलते हैं, कैरिंग कोस्ट बोलते हैं, एक ही बात होती है। स्टोरेज रेट, इंटरेस्ट रेट, ऑब्सोलेंस रेट, इन सभी को हम जोड़ देंगे और ये परसेंटेज किसके ऊपर निकलती है, परचेज प्राइस के ऊपर निकलती है कि एक यूनिट की परचेज प्राइस कितनी है। तो ये जो सामग्री है इसको संभाल के रखने की लागत कितनी आएगी, तो 20 रुपये का 20% निकालेंगे तो सी की वैल्यू कॉस्ट ऑफ होल्डिंग या होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4 रुपये आ जाएगी। तो बस अब क्या है, जब हमारे पास सभी की पॉइंट की वैल्यू आ गई है तो इसको फॉर्मूले में पुट करना है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल के आ जाएगी 200 यूनिट। यानी कि हमारे को एक ऑर्डर कितनी यूनिट का करना है, 200 यूनिट का करना है। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पूछा था बेटा क्वेश्चन में आपसे। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैसे आ जाएगी, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एक का मतलब था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल गुना पी यानी कि परचेज प्राइस कर देंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं हमारे को। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो साल भर की रिक्वायरमेंट है उसको एक ऑर्डर की क्वांटिटी से भाग कर देंगे, यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट को भाग कर देंगे EOQ से, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट से, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है EOQ का एवरेज ले लेंगे, EOQ को भाग कर देंगे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे कैरिंग कॉस्ट से, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा और उस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी है और इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आएगा 1,08,000 रुपये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आ गई, 1,08,000 रुपये। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब EOQ को हम कैलकुलेट करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ EOQ, तो जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो टोटल कैरिंग कॉस्ट के बराबर आती है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों ने इन्वेंट्री या मटेरियल चैप्टर को किया होगा उसके अंदर इस टर्म का भी यूज आया है, आपने वहाँ पे इसको ज़रूर चेक किया होगा। चलिए समय को ध्यान में रखते हुए मेन पॉइंट को बात करेंगे। एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से संबंधित। इसमें आपसे क्या पूछ रहा था, एक विनिर्माण कंपनी में लागत रिकॉर्ड के अनुसार लाभ 5500 रुपये है, जबकि वित्तीय पुस्तकों के अनुसार लाभ 3600 रुपये का दिया हुआ है। निम्नलिखित मदों को लागत पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया। साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित मदों को लागत पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है। स्थानांतरण शुल्क 1000 रुपये, नकद छूट 300 रुपये, कंपनी के कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए किए गए व्यय 200 रुपये, कानून के अनुसार देय मुआवजा 400 रुपये, स्टाफ पेंशन 500 रुपये, खराब ऋण यानी कि बैड डेट्स 700 रुपये, अनुबंध को देर से पूरा करने के लिए 800 रुपये का जुर्माना भुगतान किया गया है। इन सभी मदों को कंसीडर करते हुए आपको एक समाधान विवरण पत्र तैयार करना है। बेटा इतना इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन कैसे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हमारे को देखना है, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड के अनुसार भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और फाइनेंशियल बुक्स के अनुसार भी आपको आंसर दिया हुआ है। जिसने भी इस चैप्टर को किया है तो वो उसको पता है कि यह क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही इसके अंदर दिए हुए हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप कॉस्ट रिकॉर्ड को बेस लेके करेंगे तो आपको ऐड और लेस वाली मदों को एडजस्ट करके आपका आंसर आना चाहिए जो वित्तीय पुस्तकों का लाभ है। यदि आप वित्तीय पुस्तकों को बेस लेकर चल रहे हो तो भी
ऐड और लेस करने वाली मदों को एडजस्ट करके आपका आंसर आना चाहिए लागत रिकॉर्ड के अनुसार लाभ। तो चलिए खैर देखते हैं, इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से करेंगे। बच्चे ने बहुत ही अच्छा से सॉल्यूशन बनाया है, ट्रिक का प्रयोग किया है। और ट्रिक क्या है उसको भी आपको बताते हैं कि इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना था। पहले तो देखते हैं ये कैसे बनाया। तो इसका फॉर्मेट है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लिख लिया हमने, फिर लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड के अनुसार आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 5500 रुपये, और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपका जो बेटा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड 3600 रुपये, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है और लास्ट में भी आया हुआ है। अब ये ऐड और लेस करने की काफ़ी बच्चों से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। आज हम देखेंगे कि बच्चे ने कितना बढ़िया तरीके से करा है सॉल्यूशन, ट्रिक का प्रयोग किया है। ट्रिक क्या है उसको भी समझ लेंगे। तो यहाँ पर ये ट्रिक है बेटा, लिखेंगे कॉस्ट और फाइनेंशियल बुक के अनुसार ले लेंगे। एक तरफ कॉस्ट ले लेंगे, एक तरफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ले लेंगे। अंदर की साइड माइनस का चिन्ह ले लेंगे जिसको हम डेबिट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और प्लस के चिन्ह को क्रेडिट के रूप में करेंगे। अंदर अंदर माइनस और बाहर बाहर प्लस। बाहर प्लस का मतलब क्रेडिट और माइनस का मतलब डेबिट। जिस बुक के अनुसार आपने प्रॉफिट लिया है, कॉस्ट रिकॉर्ड के अनुसार प्रॉफिट लिया है, तो ट्रिक में क्या यूज करेंगे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अनुसार उसको ठीक मानेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन में अगर कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर एंट्री की है तो वो ठीक है, आपको जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो कॉस्ट रिकॉर्ड में करनी है, क्योंकि आपने कॉस्ट रिकॉर्ड को बेस मानकर उसका प्रॉफिट लिया है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा था, देखते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा था वहां पे कि आपको 1000 रुपये ट्रांसफर फीस के बारे में कह रहा था। क्या कह रहा था, 1000 रुपये ट्रांसफर फीस के कहाँ पे लिखे गए हैं, वित्तीय पुस्तकों में लिखे गए हैं स्थानांतरण शुल्क के। तो बेटा ध्यान रखेंगे इस ट्रांसफर फीस जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड में क्रेडिट की जाती है। अब क्योंकि फाइनेंशियल बुक में कर चुके हैं और हमने यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगाया है, यानी कि बुक के अनुसार यहाँ पे क्रेडिट है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड में भी हमारे को क्रेडिट ही करना पड़ेगा, इसलिए इस मद को जोड़ देंगे, जो कि यहाँ पर आपको किया हुआ है। क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या कह रहा था, क्वेश्चन में आपको कह रहा था बेटा नकद छूट 300 रुपये वित्तीय पुस्तकों में लिखी हुई थी, नकद छूट दी हुई है आपने, यानी कि आपने अपने यहाँ खर्चे के तौर पे माइनस किया हुआ है। क्योंकि मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड ठीक है, इसमें हमने डेबिट किया है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड में भी क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस की तरफ लिख देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म दी हुई थी, कंपनी के कार्यालय को स्थानांतरित करने में किए गए वह 200 रुपये के थे। 200 रुपये के खर्चे किए हैं, डेबिट किए हैं, फाइनेंस बुक में करे हैं, तो कॉस्ट रिकॉर्ड में भी क्या है आपको ठीक करने पड़ेंगे, यहाँ पे भी आप माइनस कर दोगे। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या था, कानून के अनुसार दे मुआवजा, आपको कंपनसेशन देना था 400 रुपये, तो ये माइनस कर दिए। फाइनेंस बुक में माइनस है तो कॉस्ट रिकॉर्ड में भी आपको माइनस ही करने पड़ेंगे, तो ये भी माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था स्टाफ पेंशन 500 रुपये, स्टाफ को पेंशन के रूप में पैसे दे रहे हैं, उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या खर्चा है, तो माइनस किया फाइनेंशियल बुक में, तो कॉस्ट रिकॉर्ड में भी आप इसको माइनस की मदों में ही लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या कह रहा था कि बैड डेट्स, खराब ऋण 700 रुपये के, बैड डेट्स को हम माइनस करते हैं, तो कॉस्ट रिकॉर्ड में भी इसको माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद कह रहा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को, अनुबंध को पूरा करने में हमने देरी करी, देरी करने के लिए 800 रुपये का जुर्माना पेनल्टी को क्या करेंगे, डेबिट किया हमने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में। क्योंकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमारा ठीक है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड में भी हमारे को डेबिट ही करने पड़ेंगे 800 रुपये। तो ये ट्रिक इन्होंने अप्लाई करी है, बहुत ही अच्छा है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को बनाने के लिए। इससे आपके क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। बाकी आपने क्वेश्चन की वर्डिंग करनी है, मीनिंग निकलना चाहिए। इसके बाद लेवल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स।
ये भी मटेरियल चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था दो कंपोनेंट x और y हैं और निम्नलिखित सूचनाएं प्रयोग करते हैं। नॉर्मल यूसेज दिया हुआ था 600 यूनिट पर वीक, मिनिमम यूसेज दिया हुआ था 300 यूनिट पर वीक, मैक्सिमम यूसेज 900 यूनिट पर वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दी हुई थी x के लिए 4800 यूनिट और y के लिए 7200 यूनिट, और रीऑर्डर पीरियड दिया गया था x के लिए 4 से 6 हफ्ते का, 4 मिनिमम और मैक्सिमम टाइम इसके लिए हो जाएगा 6। ऐसे ही y कंपोनेंट के लिए दिया हुआ था इन्होंने 2 और 4 का, 2 से 4 हफ्ते, यानी कि मिनिमम टाइम लगेगा 2 और मैक्सिमम टाइम लगेगा 4 हफ्ते का रीऑर्डर पीरियड के लिए। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल की आपको गणना करनी थी। तो इसका सॉल्यूशन फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे, जो कि इस प्रकार था। बहुत ही अच्छा, सभी बच्चों को इसी प्रकार से प्रॉपर फॉर्मूला मेंशन करके उसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकालना चाहिए। हम देखते हैं आजकल काफ़ी सारे बच्चे बिना फॉर्मूला लगाए अपना डायरेक्ट वैल्यू लिखकर आंसर निकाल देते हैं। कुछ बच्चों का आंसर आ जाता है, और क्योंकि फॉर्मूला नहीं लिखा होता तो कुछ बच्चे वैल्यू पुट करने के केवल वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते, जिस वजह से उनका आंसर भी नहीं आ पाता है। बेटा ध्यान रखेंगे, यदि आपने फॉर्मूला लिखा है और कैलकुलेशन में आपकी बाई चांस कोई गड़बड़ी हो जाती है तो एग्जामिनर फॉर्मूले के ऊपर आपको नंबर दे देते हैं। लेकिन यदि आपने फॉर्मूला नहीं लिखा होगा, डायरेक्ट आंसर लिखा होगा, तो आपको उसमें नंबर कट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। आपसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक तो उसका आंसर दें, और साथ ही साथ यदि वहाँ पर कोई फॉर्मूला है, इक्वेशन दी हुई है, तो उसको ज़रूर आपको मेंशन करना चाहिए, तभी आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये था इस पेपर का एक स्टैंडर्ड आंसर। इसको आप अच्छे से तैयार करें और अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़ें, और साथ ही साथ इस सॉल्यूशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें।